दोस्तों, अंकित पिछले 2 साल से विदेश में मजदूरी करके अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने का सपना बुन रहा था। हर महीने पैसे भेजता, ये सोचकर कि मां बाप की इज्जत बनी रहे, पत्नी को किसी चीज की कमी ना हो। उसका दिल बस इस सोच से खुश हो जाता कि एक दिन जब लौटेगा तो घर में उसकी मेहनत की खुशबू होगी, चेहरों पर मुस्कान होगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। उस दिन अंकित खाड़ी देश से लौटकर भारत आया, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और अपने शहर श्यामगढ़ की ओर चल पड़ा। ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर करीब 30 मिनट के लिए रुकी। अंकित ने सोचा, थोड़ा नीचे उतरकर चाय पी लेता हूं, फिर सफर आगे जारी रखूंगा। वो प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक कोने में बैठे 3 लोगों पर पड़ी। 2 सफेद बालों वाले, कमजोर, झुके कंधों वाले बुजुर्ग और उनके पास बैठी एक औरत जिसका चेहरा धूप में मुरझाए पत्ते जैसा थका और सूखा हुआ था। उनके सामने एक पुराना कटोरा पड़ा था जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे। वे आते जाते लोगों से हाथ जोड़कर कह रहे थे, बाबूजी, कुछ मदद कर दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अंकित के कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और तभी उसका सीना जैसे पत्थर का हो गया, क्योंकि वो 2 बूढ़े और कोई नहीं बल्कि उसके अपने मां बाप थे। और जो औरत उनके पास बैठी थी वो उसकी पत्नी सुषमा थी। उस पल का दर्द दोस्तों शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। आंखों में धुंध, गले में कांटे और पूरे जिस्म में सन्नाटा फैल गया। सुषमा ने जैसे ही अंकित को देखा वो फूट फूट कर रो पड़ी और अंकित पत्थर की तरह खड़ा, सोच भी नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, कैसे एक इज्जतदार परिवार जिसके घर का चूल्हा कभी अपनों की हंसी से जलता था, आज प्लेटफॉर्म के कोने में भूखा बैठा है। कौन सा तूफान इनके घर को उजाड़ गया। अंकित के कानों में प्लेटफॉर्म का शोर जैसे कहीं दूर चला गया था। आवाजें धुंधली हो गई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो सीने से बाहर निकल आएगी। सामने अपने मां बाप और पत्नी को इस हालत में देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले किससे नजर मिलाए, किससे पूछे और किससे माफी मांगे। उसने कांपते होठों से कहा, सुषमा, ये सब कैसे हुआ। मैं तो हर महीने पैसे भेज रहा था। मैंने तो तुम सबको मनोज भैया और रीमा भाभी के भरोसे छोड़ा था। आखिर ये दिन क्यों आया। सुषमा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में इतने सवाल थे और हर सवाल में तड़प थी। उसने धीरे से बूढ़ी सास का हाथ थामा, ससुर को सहारा दिया और बोली, चलो इधर आओ, इस भीड़ में नहीं, कहीं बैठकर बताती हूं। तीनों को सहारा देकर वो प्लेटफॉर्म के एक पुराने सुनसान हिस्से में ले गई, जहां टूटी फूटी लकड़ी की एक बेंच पड़ी थी जिस पर पुराने पोस्टरों के टुकड़े चिपके हुए थे। बूढ़े मां बाप थके कदमों से वहां आकर बैठ गए। सुषमा भी उनके पास बैठी और फिर जैसे उसके अंदर का बांध टूट गया। अंकित, जिस दिन तुम विदेश के लिए रवाना हुए थे उस दिन मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि तुम वहां सकुशल रहो, मेहनत करो और एक दिन लौटकर हमें गर्व महसूस कराओ। तुम्हारे जाने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक था। भैया भाभी भी सामान्य व्यवहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके शब्द बदलने लगे, नजरें बदलने लगी और उनका रवैया जो पहले मीठा था अब कसैला होने लगा। सुषमा ने लंबी सांस ली, मानो हर याद उसके दिल को चीर रही हो। एक शाम मैंने सुना भाभी भैया से कह रही थी, जब तक अंकित बाहर है मां बाप के नाम की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लो, वरना कल को बन जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। भैया ने पहले कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन भाभी ने बार बार लालच के सपने दिखाए। सोचो, अगर सब तुम्हारे नाम हो जाए तो तुम पूरे गांव के सबसे बड़े मालिक बन जाओगे, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों में वो लालच मनोज भैया के दिल में जड़ पकड़ गया। एक दिन उन्होंने मां बाप से कहा, सरकार की नई योजना आई है जिसमें बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, बस तहसील में चलकर कागज पर साइन कर दो। बेचारे मां बाप, जिनकी पूरी जिंदगी ईमानदारी और भरोसे पर बीती थी, उन्हें क्या पता था
कि बेटे के मन में जहर पल रहा है। उन्होंने बिना पढ़े, बिना पूछे, बिना सोचे उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। उनके मन में तो बस यही था कि बेटा कह रहा है तो हमारे भले के लिए ही होगा। सुषमा की आंखें भर आई, उसकी आवाज भारी हो गई। अगले ही दिन सच सामने आ गया। वो कागज पेंशन के नहीं थे, वो तो घर, खेत खलिहान और सारी जमीन जायदाद मनोज भैया के नाम करने के दस्तावेज थे। और जैसे ही सब नाम हुआ, उसी रात मनोज भैया और रीमा भाभी का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने मां बाप को घर से निकालते हुए कहा, अब ये घर हमारा है और तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। सोचो अंकित, जिन हाथों ने उन्हें बड़ा किया, जिन आंखों में उन्होंने अपने सपनों का उजाला देखा, उन्हीं मां बाप को ठंडी रात में बाहर धकेल दिया गया, वो भी बिना कपड़ों का ध्यान रखे, बिना खाने का एक दाना दिए। मां बाप के पास ना रहने की जगह रही, ना जमीन, ना खेत, बस तन पर कपड़े और आंखों में अपनों के धोखे का जहर। अंकित की मुट्ठियां कस गई, उसकी सांस तेज हो गई। उसके मन में गुस्सा, शर्म और पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन सुषमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तो बस आधा सच है। मेरी अपनी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किन हालात में रही। अंकित के दिल में पहले ही मां बाप की हालत देखकर तूफान उठ चुका था, लेकिन सुषमा के चेहरे पर उभरी वो गहरी उदासी बता रही थी कि उसके पास भी ऐसे जख्म हैं जिनके बारे में शायद अंकित ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुषमा ने धीमे से कहा, अंकित, जब तुम विदेश गए थे मैं सोच रही थी कि भले तुम दूर हो, लेकिन तुम्हारा परिवार मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। सोचा था भैया भाभी अपने जैसे समझेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे जाते ही मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हो गया। उसने नजरें नीचे कर ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रीमा भाभी का बर्ताव बदलने लगा। बात बात पर ताने मारना, कभी काम ठीक से करने पर भी गलती निकालना और दूसरों के सामने अपमान करना, ये सब आम हो गया। पहले मैं चुप रहकर सब सहती रही, सोचती थी कि शायद उनका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे मुंह पर कह दिया, तेरा पति तो विदेश में मौज कर रहा होगा और तू यहां हमारे घर का बोझ बढ़ा रही है। अंकित, ये सुनकर मेरे दिल में जो चुभन हुई वो आज तक नहीं गई। दिन ब दिन हालात बदतर होते गए। कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। रसोई में ताला लगा देते और कहते, अगर खाना चाहिए तो अपने मायके से मंगवा ले। मैंने कई बार मनोज भैया से कहा कि मुझे यूं परेशान न किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे बीच में मत डाल, जो रीमा कहेगी वही होगा। अंकित, एक दिन तो हद ही हो गई। रीमा भाभी ने मुझे बुरी तरह धक्का देकर कहा, अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो ये घर छोड़ दे। उस दिन मैं रोते रोते अपने चचेरे भाई के घर चली गई। कुछ दिन उन्होंने मुझे रखा, लेकिन वहां भी एक बोझ की तरह महसूस कराने लगे। ताने, तिरस्कार और ये एहसास कि मैं कहीं की नहीं रही, इन सब से मेरा दिल टूट चुका था। आखिरकार मैंने ठान लिया कि अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, किसी के घर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, दुकान में सफाई। लेकिन जो पैसा मिलता वो पेट भरने के लिए भी काफी नहीं था। और फिर एक दिन किस्मत ने मुझे यहां ला खड़ा किया। मैं स्टेशन से गुजर रही थी। दूर से मैंने देखा दो बूढ़े एक कोने में बैठे हैं। पास गई तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो तुम्हारे मां बाप थे अंकित, हमारे मां बाप। उनके सामने एक पुराना कटोरा रखा था और वो आने जाने वालों से कह रहे थे, कुछ मदद कर दो बेटा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं वही जमीन पर बैठ गई, रो पड़ी। सोचा, जिसने मुझे इस घर की बहू बनाकर अपनाया, उनके साथ ऐसे कैसे रह सकती हूं कि वो भूखे रहें। उस दिन मैंने ठान लिया, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, चना बेचना पड़े, पानी पिलाना पड़े, लेकिन मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुषमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अंकित के हाथ अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। वो जान चुका था, उसकी पत्नी, जिसे उसने कभी पूरा अपनाया ही नहीं, वही उसकी गैर मौजूदगी में
उसके मां बाप की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें आईना दिखाती है और उस आईने में हम अपनी गलतियों का वो चेहरा देखते हैं जिससे आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है। अंकित का दिल अपराध बोध से भर चुका था। वो चुपचाप सुषमा की बातें सुनता रहा, लेकिन उसके कानों में हर शब्द एक नुकीली कील की तरह चुभ रहा था। जिस औरत को उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हकदार मानना चाहिए था, उसी को उसने अनदेखा किया और आज उसी औरत ने उसके मां बाप की जिंदगी बचाई थी। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, अब बहुत हुआ। आज के बाद तुम तीनों इस हालत में नहीं रहोगे। चाहे मुझे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन अब तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सच ये था दोस्तों, अंकित के पास खुद भी कुछ नहीं बचा था। विदेश में कमाया हर एक रुपया वो भाभी रीमा के अकाउंट में डालता रहा, ये सोचकर कि घर में सब चैन से रहेंगे। अब घर भी नहीं था, जमीन भी नहीं, और बैंक में बचा खुचा पैसा भी उनके हाथों में चला गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सुषमा और अपने मां बाप को लेकर पास के शहर संतनगढ़ पहुंचा। वहां एक सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जिसकी दीवारें नमी से भीगी थी और खिड़की के पल्ले जंग खा चुके थे। लेकिन दोस्तों, वो छोटा सा कमरा उनके लिए महल जैसा था, क्योंकि वहां अपनों का साथ था और दिल में एक नई शुरुआत का हौसला। अगली ही सुबह अंकित काम की तलाश में निकल पड़ा। मंडी में एक आढ़त वाले से मिला और पल्लेदारी का काम पकड़ लिया। सुबह से शाम तक ट्रकों से बोरी उठाना, ठेलों में माल भरना, गाड़ियों में चढ़ाना उतारना। शरीर थक जाता, लेकिन दिल में सुकून था कि अब वो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से रोटी कमा रहा है। दिन कटते गए, लेकिन घर में जरूरतें खत्म नहीं होती। एक दिन सुषमा ने धीरे से कहा, अगर आप मुझे एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगवा दो तो मैं भी कमाई में हाथ बंटा सकती हूं। आप मंडी से सब्जियां लाना, मैं बेचूंगी, और मम्मी पापा भी दुकान पर बैठने में मदद कर देंगे। अंकित के पिता, जो अब तक चुप बैठे थे, बोले, बेटा बहुत ठीक कह रही है, हम बूढ़े हैं, लेकिन दुकान पर बैठकर तेरा हाथ बंटा सकते हैं। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा, हम सब साथ देंगे। अंकित ने अगले कुछ हफ्तों में जो पैसा जोड़ा, उससे मंडी के ठीक बाहर एक अच्छी जगह पर सब्जी की दुकान लगवा दी। सुबह सुबह वो खुद मंडी से ताजी सब्जियां लाता, फिर दिन भर सुषमा और मां बाप दुकान संभालते। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। लोग सुषमा की मीठी बोली और ईमानदारी से खिंचे चले आते। पैसा बचने लगा और उसी से उन्होंने सबसे पहले कमरे का किराया चुकाया। फिर थोड़ा थोड़ा जोड़कर 100 गज का एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। दोस्तों, इंसान अगर ठान ले तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह में बदल सकती है। अंकित ने भी हार नहीं मानी, प्लॉट पर पक्का घर बनाया, फिर मंडी में खुद की एक आढ़त खोल दी। धीरे धीरे उसका कारोबार इतना बढ़ा कि उसने मनोज भैया द्वारा छीनी गई जमीन से भी दुगनी संपत्ति खरीद ली। लेकिन किस्मत हमेशा एक मोड़ ऐसा रखती है जहां पुराने गुनाह और गुनहगार सामने आ खड़े होते हैं। और वो दिन भी आ गया। संतनगढ़ की मंडी में उस दिन भी रौनक अपने चरम पर थी। ट्रकों से सब्जियों की बोरियां उतर रही थी, ठेले वाले आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रहे थे और अंकित अपनी आढ़त पर बैठा हिसाब लिख रहा था। पास में सुषमा और उसके मां बाप दुकान के लिए ताजी सब्जियां छांट रहे थे। जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी और मन में एक अजीब सी शांति थी कि मेहनत और सच्चाई ने हारने नहीं दिया। तभी भीड़ में से 2 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम धीमे थे, पीठ झुकी हुई, कपड़े मैले और चेहरे पर थकान और भूख की गहरी लकीरें उभरी हुई थी। अंकित ने अनजाने में नजर उठाई और कलम उसके हाथ से गिर गई। वो थे मनोज और रीमा। वो ही मनोज जिसने मां बाप को घर से निकाला था, वो ही रीमा जिसने झूठ, चाल और लालच से अंकित की जिंदगी तोड़ दी थी। अब उनका हाल देखना भी दर्दनाक था। आंखों में नमी, होठों पर फटेपन की लकीरें और चेहरे पर वो बेबसी जो किसी की भी आंखें भिगो दे। जैसे ही उनकी नजर बूढ़ी मां पर पड़ी, रीमा खुद को संभाल न पाई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मां, बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अंकित के भीतर सालों का दबा गुस्सा भड़क उठा। वो खड़ा हुआ और ठंडी कड़ी आवाज में बोला, दूर रहो। याद है तुमने क्या किया था? सिर्फ पैसों के लिए अपने मां बाप को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपनी पत्नी से दूर किया, मेरा घर, मेरा हक सब छीन लिया। और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो यहां पहुंचे। मंडी में सन्नाटा छा गया। लोग काम छोड़कर ये नजारा देखने लगे। लेकिन तभी अंकित की मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पहले तुम्हें गलती का एहसास हुआ था, अब इन्हें भी हो गया है। जो हो गया वो लौट नहीं सकता, लेकिन अगर इनका सहारा बनोगे तो तुम्हारी जीत पूरी होगी। सुषमा भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस इंसानियत थी। हाँ अंकित, ये जैसे भी है हमारे अपने हैं। अगर हम इन्हें ठुकरा देंगे तो लोग कहेंगे भाइयों में नफरत ने इंसानियत को मार दिया। अंकित चुप हो गया। दिल अभी भी चोटिल था, लेकिन मां बाप और पत्नी के शब्द उसके गुस्से को पिघला रहे थे। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये आखिरी मौका है। मेहनत करोगे तो खाओगे, वरना यहां से भी चले जाओगे। उसने अपना पैसा लगाकर मनोज को एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और काम सिखाया। धीरे धीरे दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए। पुराना दर्द तो रहा, लेकिन घर में मोहब्बत लौट आई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि इस सच की है कि लालच के अंधेरे में गिरकर हम चाहे कितनी भी दूर निकल जाए, इंसानियत का रास्ता हमें वापस ले आता है।